ये लास्ट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कि चिश्तियों से जुड़कर लैंग्वेजेस और कम्युनिकेशन का हिसाब किताब क्या था। यानी कि नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड कैरिकेचर ऑफ लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन। फर्स्ट पॉइंट, Chishtis and Silsilas adopted local languages too for their conversation and composition. As also, मैंने आपको अभी तक जब से ये टॉपिक में ले रहा हूँ आपका, तभी से मैं आपको ये बात समझा भी रहा हूँ कि दोनों, चाहे वो चिश्ती थे चाहे वो सिलसिलास थे, वो जब भारत के अंदर आए थे या भारतीय सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर हमें अपना रसूख बनाना है, इफ वी हैव टू बिकम पॉपुलर, if we have to popularize our culture, our traditions और our fabric, या हमारी परंपराओं को हमें पॉपुलर बनाना है, तो हमें लोकल लेवल पर भी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। एंड बिकॉज इफ वी विल एक्सेप्ट एवरीथिंग एज पर द लोकल कल्चर एंड वी विल try to understand by mixing everything into the local traditions and local culture, then it will become easy to popularize our traditions, to make ourselves popular within a less span of time. तो इसीलिए चिश्तियों ने, सिलसिलाज ने अपनी लैंग्वेजेस के साथ साथ लोकल लैंग्वेजेस को भी अपने कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाया, अपने कम्युनिकेशन का हिस्सा बनाया। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने उन लोकल लैंग्वेजेस का सहारा लेकर काफी कॉम्पोजिशंस भी लिखी और गाने के लिए भी काफी कॉम्पोजिशंस गाई। तो इस तरीके से उन्होंने अपने कल्चर को पॉपुलर करने के लिए बाय हुक और क्रुक सारे साम दाम दंड भेद लगा दिए। नाउ आई थिंक आफ्टर दैट देयर आर मेनी रेफरेंसेस रिलेटेड टू इट। उसके कई रेफरेंसेस भी हैं। पहला पॉइंट, लोकल वर्सेस ऑफ बाबा फरीद इनकॉर्पोरेटेड इन गुरु ग्रंथ साहिब। इससे आपको पता चलेगा, लाइक आप गुरु ग्रंथ साहिब अगर पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब सिख्स की एक बहुत ही होली बुक है, जैसे इस्लाम की होली कुरान बोलते हैं। जैसे इस्लाम की होली कुरान के अलावा आप कह सकते हैं क्रिश्चियनिटी में होली बाइबल को बोलते हैं, वैसे ही सिखों की भी अपनी एक पवित्र किताब है, पवित्र ग्रंथ है, जिस पर वो पूरे धर्म यानी कि वहां उसके लोग फॉलो करना उसको पसंद करते हैं। एंड दैट बुक इज गुरु ग्रंथ साहिब। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि सिख्स जो है वो हिंदूज का ही एक्सटेंशन है, अंडरस्टूड। यानी कि सिख्स की जो ओरिजिन है वो इंडिया में है। तो ऑब्वियसली अगर सिखों की किताब के अंदर बाबा फरीद, जो उस वक्त के क्या थे, चिश्ती ही थे, एक शेख थे, उनकी जो कहावतें थी, उन्होंने जो बातें बोली थी, वो आपको गुरु ग्रंथ साहिब में मिल जाएंगी। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से उस वक्त के चिश्तियों ने लोकल ट्रेडिशंस और लोकल लैंग्वेजेस में अपनी पैंठ बिठा ली थी। दे सेट देमसेल्व्स इनटू इट, जिसका एग्जाम्पल पहला आपने पढ़ा कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बाबा फरीद के द्वारा कहे गए कई लोकल लेवल की बातें हैं जो उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में कही थी और वो पॉपुलर हो गई और इसीलिए उनको गुरु ग्रंथ साहिब में जगह मिली। सेकंड पॉइंट, प्रेम आख्यान, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं लव स्टोरी, एंड मनसवी, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं डिवाइन आइडियाज। ये सब भी हमारे लोकल ट्रेडिशंस को ध्यान में रखते हुए, इस्लामिक फैब्रिक को पॉपुलर करने वाले शेख्स और उनके फॉलोअर्स ने ध्यान में रखते हुए काफी लिखी और काफी पॉपुलराइज करने की कोशिश की। आप कहोगे सर एक आध उदाहरण दो। जैसे लव स्टोरी का एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो पद्मावत का। पद्मावत सही है या गलत है, इस पर काफी चर्चा हो सकती है, बिकॉज इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल दैट वेदर पद्मावत, द स्टोरी ऑफ पद्मावत इज ट्रू और फॉल्स। रेफरेंसेस उसमें जो लिए गए हैं वो सही है, बट ओवरऑल स्क्रिप्ट जो है वो फिक्शन है, वो पूरी तरह से ट्रू नहीं है। तो इसका उदाहरण देखिए आप कि हमारे लोकल एरियाज, हमारे लोकल ट्रेडिशंस, हमारे लोकल चीजों को देखते हुए, हमारी लोकल लैंग्वेजेस को ध्यान में रखते हुए, उस वक्त के जो पोएट्स थे या उस वक्त के जो कवि थे, उन्होंने बड़े ध्यान से इन बातों का ध्यान रखा कि यहाँ पे क्या क्या चीज पॉपुलर है। तो यहाँ पर आई थिंक राइटिंग्स में प्रेम आख्यान, जिसको हम लव स्टोरी कह सकते हैं, मनसावी, जिनको हम डिवाइन आइडियाज कह सकते हैं, ये पॉपुलर थे। तो एज अ रिजल्ट इस बेसिस पर बहुत काम किया गया हमारे देश के अंदर, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर काफी काम किया गया। फर्स्ट पॉइंट आप एग्जाम्पल ले लीजिए, पद्मावत बाय मलिक मोहम्मद जैसी, नोट ऑफन रिसाइटेड ड्यूरिंग समा इन द हॉस्पाइसेस दरगाह। पद्मावत एक ऐसी कहानी थी जिसको एक इस्लामिक राइटर ने ही लिखा था। द राइटर्स नेम वाज मलिक मोहम्मद जैसी एंड इट वाज written as a love story. It was accomplished as a love story.
और कहानी इतनी, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पद्मावत कोई उनके रूलर की कहानी नहीं थी। पद्मावत हमारे लोकल रूलर को ही उठा के उन्होंने लोकल रूलर और उसकी रानी के बीच की प्रेम कहानी को उन्होंने रचा था, जिसमें उन्होंने अपने इस्लामिक रूलर को विलन बना दिया था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और इसीलिए ये जो लव स्टोरी थी जिसको हम पद्मावत कहते हैं, ये कहानी इतनी पॉपुलर थी कि लगभग सभी दरगाहों में जब समा बनता था, समा मतलब जब म्यूजिकल कॉन्सर्ट होता था, तो ये कहानी तो उस म्यूजिकल कॉन्सर्ट में रिसाइट होती ही होती थी। दिस स्टोरी यूज्ड टू बी रिसाइटेड ड्यूरिंग द समा इन द ऑस्पाइसेस, यानी कि एट डिफरेंट डिफरेंट दरगाह फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट टाइम टू डिफरेंट डिफरेंट टाइम। सेकंड पॉइंट आप लीजिए, Sufi short poems in Dakhan, a variant of Urdu, dedicated to the Chishtis lived in Karnataka around Bijapur during 17th 18th century. ध्यान से सुनिएगा, सूफी शॉर्ट पोएम्स यानी कि सूफियों की तारीफ में कुछ छोटी छोटी कविताएं लिखी गई थी। कहाँ पर? साउथ की लैंग्वेजेस में। दक्खनी का मतलब है साउथ लैंग्वेजेस, और ये दक्खनी जो है असल में ये लैंग्वेज थी, और ये दक्खनी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज थी? उर्दू की तरह, उर्दू की बेटी मान लो इसको, वेरिएंट ऑफ उर्दू, यानी कि काइंड ऑफ उर्दू थी। तो इस लैंग्वेज में काफी शॉर्ट पोएम्स लिखी गई थी सूफियों द्वारा, और ये शॉर्ट पोएम्स जो है साउथ में लिखी गई थी। इन विच लैंग्वेज? इन दक्खनी, which can be said to be as a variant of Urdu. And all these short poems were dedicated to the Chishtis. ये सारी शॉर्ट पोएम्स कर्नाटका के अंदर रहने वाले चिश्तियों को डेडिकेटेड थी। स्पेशली कर्नाटका में कहाँ कहाँ पर ये कविताएं लिखी गई और चिश्तियों को डेडिकेट की गई? कर्नाटका में स्पेशली बीजापुर, बीजापुर का जो एरिया था, उस एरिया में काफी लोगों ने, काफी राइटर्स ने ये शॉर्ट पोएम्स इन द लैंग्वेज नेम्ड एज दक्खनी, which can be said to be as a variant of उर्दू में लिखी। और जैसे नॉर्थ में हमने देखा कि ऊपर जैसे लाइक पद्मावत, इस तरह की चीजें जो है, आई थिंक आप जो है वो अलग अलग तरीके से लिखते थे और समाओं में उनको गाया जाता था डेडिकेट करते हुए चिश्तियों को। इसी तरीके से साउथ में भी था कि शॉर्ट पोएम्स जो उनकी लिखी जाती, उनके बारे में बनाई जाती थी, वो भी चिश्तियों को डेडिकेट कर दी जाती थी, स्पेशली अराउंड बीजापुर ड्यूरिंग विच सेंचुरीज? 17th और 18th centuries. नेक्स्ट पॉइंट, sung by mostly women during their household work like spinning etc. अब देखिए वही वाली बात है, पुरुषों का जो है, स्पेशली इस्लाम के तहत देखा जाए तो पुरुषों का तो जाना अलाउड था, मस्जिदों में, दरगाहों पे, हॉस्पाइसेस पे बैठना। फीमेल्स का जाना अलाउड नहीं था। लेकिन ये जो पोएम्स थी, या ये जो संगीत था, या ये जो गीत थे, या ये जो कविताएं थी, या जो शॉर्ट स्टोरीज थी, या जो लव स्टोरीज लाइक पद्मावत थी, इस तरह की जो कहानियां थी, आप कहोगे सर कौन गाता था? दोनों गाते थे। मुस्लिम्स भी मतलब पुरुष भी गाते थे और औरतें भी गाती थी। यानी कि लोकल लेवल की जो महिलाएं थी वो तो गाती ही गाती थी, अलॉन्ग विद जो लोकल मुस्लिम मतलब मुस्लिम वुमेन थी वो भी गाती थी। और जो आई थिंक आप कह सकते हैं दरगाहों में या फिर मज़ारों में जो बैठे हुए पुरुष होते थे, जो बैठे ही इस काम के लिए होते थे, वो मस्जिदों में गाते थे। मगर नॉर्मली ये बोला जाता है कि जितना इन कविताओं को और इन प्रेम कहानियों को औरतें अपने घर में गाती थी, इतनी वो दरगाहों पे नहीं गाई जाती थी। इसलिए घर घर में पॉपुलर हो गए थे चिश्ती साहब, और घर घर में ये कहानियां पॉपुलर हो गई थी। औरतें इन सारी कहानियों को, प्रेम कहानियों को, कविताओं को, लघु कविताओं को, छोटी कथाओं को अपना घर का काम करते करते गाती रहती थी। ग्रुप बना, क्योंकि पहले तो भाई 20-25 घरों की औरतें मिलकर काम करती थी, तो वो हाउस होल्ड वर्क जैसे स्पिनिंग कर रही हैं, यानी कि धागा निकाल रही हैं, कपड़ा बुन रही हैं, बुनाई कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, थ्रेडिंग कर रही हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोस्टली वुमेन यूज्ड टू वर्स ऑल दीज सॉन्ग्स, ऑल दीज पोएम्स, ऑल दीज पोएट्री एंड ऑल दीज जो राइटिंग जो भी है इन द लोकल लैंग्वेज। अब आपने देख लिया भाई, लव स्टोरीज भी थी, डिवाइन आइडियाज भी थे। डिवाइन आइडियाज की मतलब भाई अपने चिश्ती साहब को जो है डेडिकेट करना है, लाइक ख्वाजा मेरे ख्वाजा टाइप, इस तरह के गाने। उसके अलावा कुछ ऐसी पोएम्स भी लिखी जाती थी जिनको हम लूरी नामा या शादी नामा बोल सकते हैं। लूरी नामा, शादी नामा वो गाने थे जो शादियों में गाए जाते थे। लूरी नामा में तो वो सारे गाने आ जाते थे जो शादी से पहले की जितनी भी रस्में होती हैं, उन रस्मों में गाने गाए जाते थे, फोक टेल्स। और शादी नामा से जुड़कर वो गाने थे जो शादी से लेकर फेरों तक गाए जाते थे, और फेरों से लेकर दुल्हन की पूरी विदाई तक गाए जाते थे। तो ये सारे वेडिंग सॉन्ग्स थे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू नोट, अ कंसिडर्ड फैक्ट,
The Sufis of above region were inspired from the Kannada Vachanas of the Lingayats and the Marathi saints of Pandharpur, due to which Islam gained pace in the Deccan. अब आप इसमें एक पॉजिटिव बात सुनिएगा, जो बात आपको शायद खुद को भी समझ में आ रही होगी कि भाई सर हमें ये समझ में आ रहा है कि जो ऊपर के रीजन्स में सूफीज आप बता रहे हैं, वो सूफीज अलग अलग लेवल पर साउथ में स्पेशली बात करें तो वो कहीं ना कहीं लोकल ट्रेडिशंस में बिल्कुल मिक्स हो गए थे। तो इसका रीजन क्या था? रीजन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से करना था, बिकॉज दे वर इन अ विल टू कंप्लीटली स्प्रेड देयर इस्लाम अप टू द फुल एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। तो इसलिए उन्होंने पूरी रिसर्च के साथ वो फील्ड में उतरे, जिसका एग्जाम्पल ये है कि चिश्तियों की अगर हम बात करें, चिश्तियों में सूफियों की अगर हम बात करें, चिश्ती डिवोशनलिज्म में चिश्तियों के चाहे फॉलोअर्स की बात कर लें, चाहे चिश्तियों की बात करें, चाहे शेखों की करें, चाहे सूफियों की करें, इन लोगों ने हमारे लोकल ट्रेडिशंस और कल्चर में मिक्स होने के लिए हर उस चीज का सहारा लिया जो हमारे लोकल ट्रेडिशंस में रची हुई और मथी हुई थी। लाइक एग्जाम्पल, साउथ के अंदर जो लिंगायत के कन्नड़ वचन थे, जो तब से चले आ रहे थे जब से लिंगायत कर्नाटका में आए थे और उनकी जो है फोक टेल्स पॉपुलर हुई थी, तो उन्होंने सूफियों ने लिंगायत के द्वारा कहे गए कन्नड़ वचन जो थे या कन्नड़ कथाएं जो थी, या आप कह सकते हैं कन्नड़ कहावतें जो थी, उन्होंने उन कहावतों का सहारा लिया। साथ में महाराष्ट्र में पॉपुलर होने के लिए मराठी संत जो थे पंढरपुर के, पंढरपुर को महाराष्ट्र का बनारस बोला जाता है, तो पंढरपुर के मराठी संत जो थे उनके द्वारा जो कही गई बातें थी, उन्होंने उनको सीखा, अपनी बातों में डाला, अपने सॉन्ग्स में डाला, अपने पोएम्स में डाला। तो भाई कैसे पॉपुलर नहीं होंगे? बिल्कुल पॉपुलर होंगे। इसी की वजह से इस्लाम बहुत तेजी से पूरे डेक्कन एरिया में पॉपुलर हो गया। आप कहोगे डेक्कन मतलब दक्कन। दक्कन में कौन कौन से आते हैं? आज के हिसाब से देखा जाए तो कर्नाटका आता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आता है, नीचे आ जाओ केरला आता है, फिर इधर आ जाओ तो तमिलनाडु आता है, और अलोंग विद दैट उसके ऊपर महाराष्ट्र का आधा भाग आता है। तो ऑल दीज स्टेट्स कम्स इन दक्कन, जिसको हम डेक्कन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन। इसके साथ आपका चिश्तीज भी खत्म हो गया। अंडरस्टूड? नाउ कमिंग ऑन टू 9th हेडिंग, ये लास्ट चल रहा है आपके चैप्टर का, न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग एंड डेसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। अब हमने जो है देखा कि देखो चिश्तीज का हमने नॉर्थ में भी पढ़ लिया, साउथ में भी पढ़ लिया, खानकाह से स्टार्ट करके सिलसिला से स्टार्ट करके सब कुछ पढ़ लिया, उनका स्टडी कर लिया। इसके अलावा अब हम कुछ ऐसे संत और महासंतों और कवियों की बात करेंगे जिनको किसी धर्म में नहीं तोला जाता, और इसीलिए उनके आने के बाद से एक अलग ही डिवोशनल पाथ शुरू हो गए थे। अंडरस्टूड? स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग ही राह बनी। भाई देखिए, चिश्तीज का युग हो चुका था पॉपुलर, आफ्टर चिश्तीज हुआ ये जो हुआ, यानी कि कुछ ऐसे सेंट्स आए, कुछ ऐसे संत आए जिन्होंने स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया के अंदर एक नया ही रास्ता खोला, डिवोशन, एक नया ही रास्ता खोला ऊपर वाले से जुड़ने का, एक नया ही पाथ उन्होंने कंसीव करने की कोशिश की, टू कनेक्ट विद द गॉड, टू कनेक्ट विद द, आप कह सकते हैं ऑलमाइटी, टू कनेक्ट विद द सो कॉल्ड, आप कह सकते हो देवताओं से, देवों से, भगवान से कनेक्ट करने का एक अलग रास्ता निकाला, स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया। अब आप कहोगे ऐसे कितने फिगर्स है सर? अब ऐसे तो हैं, लेकिन हम कुछ ही फिगर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, three most influential figures, poet saints of the who redefined the expression of devotion through dialogue are। तो ऐसे तीन महाकवियों के बारे में या ऐसे तीन महासंतों के बारे में उस जमाने के हम बात करेंगे जिन्होंने डिवोशन को एक्सप्रेस करने के लिए ना गीतों का सहारा लिया, ना म्यूजिक का सहारा लिया, डायलॉग का सहारा लिया। मुंह से डायलॉग की तरह उन्होंने इतनी बातें बोल दी, इतनी बातें बोल दी कि उनकी हर बात की, हर शब्द में डिवोशन टपकता था, छलकता था। तो ये एक नया एक्सप्रेशन आया था, टू एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन फॉर डिवोशन। तीन ऐसे महासंतों के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कबीर, आपने नाम सुना होगा। इनके बारे में हेडिंग दी गई है वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक। तो कबीर बहुत बड़े महासंत माने जाते हैं, बहुत बड़े लेवल के कवि माने जाते हैं। उनके आने के बाद से अभी तक जो डिवोशनलिज्म की डेफिनेशन थी वो चिश्तियों के अकॉर्डिंग चल रही थी। कबीर के आते ही एक अलग ही लेवल पर वो डिवाइन फैब्रिक की डेफिनेशन चली गई। एक तो खुद भी बेचारे वो वीवर के बेटे थे, और इसीलिए उन्होंने एक अलग ही ऊपर वाले की परिभाषा बुन डाली, एक अलग ही रास्ता उन्होंने बना डाला कि जिस रास्ते से आप ऊपर वाले तक पहुंच सकते हो, जो लोगों को पसंद आया, बहुत आया।
First point, one of the best examples of a poet's aim being reconstructed by the historians through compositions and later hagiographies related to him. भाई देखिए, कबीर जी का नाम हमेशा हम पहले लेते हैं, मतलब अगर चिश्ती डिवोशनलिज्म खत्म कर लें और चिश्ती डिवोशनलिज्म के खत्म करने के बाद हम बात करें सीधा, उसके बाद हम सीधा इस पे आ जाएं कि हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम कबीर जी का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई? हम इसलिए लेते हैं क्योंकि कबीर साहब को ये बोला जाता है, या कबीर जी के बारे में ये बोला जाता है कि वो एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स कहे जा सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स किस चीज के कहे जा सकते हैं? चाहे आप पोएट के रूप में देख लें, चाहे आप संत के रूप में देख लें। आप कहोगे क्यों सर? क्योंकि इतिहासकारों यानी कि हिस्टोरियंस को ऐसा लगता है कि कबीर जी की कॉम्पोजिशन और कबीर जी के द्वारा बाद में जो है बहुत सारी हैगियोग्राफीज लिखी गई। हैगियोग्राफीज मतलब अलग अलग देवों से जुड़कर, अलग अलग धर्मों से जुड़कर जो उन्होंने अलग अलग बातें कही, उन चीजों को जब हिस्टोरियंस स्टडी करते हैं, आफ्टर स्टडिंग ऑल दोस थिंग्स, हिस्टोरियंस उस चीज को रिकंस्ट्रक्ट करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई चीजें जो कबीर जी ने बोली हैं वो चीजें बहुत पहले से थी, लेकिन जिस स्टाइल में कबीर जी ने बोली है वो स्टाइल कबीर जी का बिल्कुल नया था, और वो ऐसा था जो सीधा दिल से आत्मा तक पहुंचता था और आत्मा से दिमाग तक पहुंचता था। दैट्स व्हाई हिस्टोरियंस को ऐसा लगा कि कबीर जी की कॉम्पोजिशंस और कबीर जी की जो बाद में लिखी गई हैगियोग्राफीज थी, उसको अगर हम रिकंस्ट्रक्ट कर दें तो आई थिंक काफी अच्छे तरीके से डिवोशनलिज्म की डेफिनेशन लोगों को समझ में आ जाएगी, और ऐसा हुआ भी। When the later hagiographies and the compositions of Kabir was reconstructed by the historians to make या to popularize the culture, to develop a new culture of devotion, तो ये हुआ भी that culture of devotion being interpreted by Kabir in his own style became very very much popular. इतने पॉपुलर इतने कम समय में हो गए कि उनको इसीलिए कहा जाता है that he can be considered as one of the best examples in the form of a poet or in the form of a saint. Second point, verses related to Kabir have been compiled in 3 distinct but overlapping traditions. अगर हम कबीर जी के वर्सेस के बारे में बात करें, वर्सेस समझते हैं आप, जो कबीर जी ने अपनी बातें लिखी, अपने डायलॉग्स जो लिखे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उन डायलॉग्स को आप देखेंगे कि उनके डायलॉग्स को पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन के रूप में जो है डिवाइड किया गया है, और उनके सारे डायलॉग्स को 3 तरह की कॉम्पोजिशन में क्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक है, आप कहोगे क्यों सर? क्योंकि तीनों तरह की कंपोजिशंस को अलग अलग तरीके से उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में इसलिए रख दिया है क्योंकि जिससे कि वो तीनों तरह के ट्रेडिशंस में जो तीनों तरह के जो आप कह सकती हैं इंटरप्रिटेशंस में कोई मिक्सिंग ना आए, लोगों को समझ में आ जाए कि कबीर जी ने इस वाले में क्या कहा है, कबीर जी ने इस वाले टाइप की कॉम्पोजिशन में क्या कहा है, और कबीर जी ने इस वाले टाइप की कॉम्पोजिशन में क्या कहा है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस पर अलग अलग तरह की कॉम्पोजिशन में बात की है। तो इसलिए हिस्टोरियंस ने उनके सभी कॉम्पोजिशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जिससे कि द ट्रेडिशंस ऑन विच कबीर विल बी टॉकिंग अबाउट इन ऑल दोस कॉम्पोजिशंस वो ओवरलैप ना करें। जैसे पहला उनका जो था वो था द कबीर बिजक, दूसरा था कबीर ग्रंथावली, एंड थर्ड वाज आदि ग्रंथ साहिब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट इट दैट द कबीर बिजक में किस तरह के ट्रेडिशंस पर कबीर जी ने क्या कहा है। द पाथ और सेक्ट ऑफ कबीर एज प्रिजर्व्ड बाय द कबीर पंथ इन वाराणसी एंड उत्तर प्रदेश। कबीर बिजक जो है, ये कॉम्पोजिशन जो है कबीर जी की, इसमें वो सारी किताबें और उसमें वो सारी बातें आती हैं जिन बातों से ये पता चलता है कि कबीर जी किस रास्ते पर चले, कबीर जी का खुद का सेक्शन क्या था, वो कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करते थे और वो खुद की लाइफ कैसे रोज डेली बेसिस पर गुजारते। कहां पर? वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता था, आज भी पड़ता है। तो इस पूरे के पूरे बेसिस को कबीर पंथ नाम दिया गया क्योंकि इसमें कबीर की पूरी जीवनावली थी, यानी कि कंप्लीट लाइफ शेड्यूल, लाइफ पैटर्न ऑफ कबीर वाज इंटरप्रेटेड इन कबीर बिजक। कबीर कैसे पैदा हुए, कबीर क्या खाते थे, क्या पीते थे, ऊपर वाले की पूजा करते कैसे थे, भगवान तक पहुंचने का उनका रास्ता क्या था, और उनकी डेली रूटीन क्या थी, प्लस वो किस सेक्शन से बिलोंग करते। सेकंड पे आइए, कबीर ग्रंथावली में क्या था कबीर जी के बारे में? एसोसिएटेड विद दादू पथ इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो लोग एक्चुअली मानते हैं कि कबीर जी का पथ है, जिसको दादू पथ कहते हैं, तो उसे दादू पथ क्यों कहते हैं? उससे जुड़े हुए ट्रेडिशंस कुछ ऐसे हैं जिनको अलग से ही क्लासिफाई करके चला डाल दिया गया है एक अलग ही कॉम्पोजिशन में, जिसको हम दादू पथ राजस्थान में कह सकते हैं, बिकॉज वो पॉपुलर अलग ही लेवल पर राजस्थान और गुजरात में हुआ था ये पूरा कल्चर,
इसीलिए इसको एक अलग नाम दे दिया गया। ठीक है। थर्ड, आदि ग्रंथ साहिब, अदर कॉम्पोजिशन। भाई अब ऊपर की दो तरह की कॉम्पोजिशंस के अलावा कुछ और कॉम्पोजिशंस है तो वो आदि ग्रंथ साहिब में डाल दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज नोट, सर्कुलेटेड इन प्रिंट इन रीजन्स ऑफ बंगाल, गुजरात एंड महाराष्ट्र। और कबीर जी के द्वारा लिखी गई ऊपर की ये तीनों कॉम्पोजिशन, ईदर इट वाज द कबीर बीजक, सेकंड और इट वाज कबीर ग्रंथावली, और इट वाज आदि ग्रंथ साहिब। ये तीनों की तीनों तरह की कॉम्पोजिशंस बहुत सारी लैंग्वेजेस में इनको इम्प्रिंट किया गया। स्पेशली कौन कौन सी स्टेट्स में कबीर जी पॉपुलर हुए? बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। और इसीलिए बंगाल में बंगाल की सारी लोकल लैंग्वेजेस, प्लस गुजरात में गुजरात की सारी लोकल लैंग्वेजेस, और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सारी लोकल लैंग्वेजेस में ये सारे के सारे ये कॉम्पोजिशन प्रिंट हुए। और प्रिंट हुए क्यों हुए? क्योंकि उनको डिमांड थी, और प्रिंट हुए तो वो डिमांड भी थी, और डिमांड के तहत प्रिंट हुए तो पॉपुलर भी हुए। लास्ट पॉइंट इज कंपाइलेशंस डन लॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ कबीर। अब आप कहोगे जी कबीर जी के बारे में जो ये बातें लिखी गई सर, आप हमें ये बता दीजिए कि कबीर जी के मरने के बाद लिखी गई या कबीर जी जब जी रहे थे तब लिखी गई? देखिए बड़ी खुशी की बात है कि जब इंसान मर जाता है ना हमारे देश में या हमारी दुनिया में, तब उसकी ज्यादा कदर होती है। लाइक यू कैन सी सुशांत सिंह राजपूत। आई थिंक जब वो जिंदा थे मुझे नहीं लगता कि लोग इतना ज्यादा मुझे आया सब क्लियर बात है कि लोगों को पता भी नहीं था नियरली अदर देन एक्टर हु इज सुशांत सिंह राजपूत। बट आई थिंक आज लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए इतने इतने ज्यादा इमोशनल है कि ऐसा लगता है कि भाई सुशांत सिंह राजपूत तो हर चीज जानते हैं लोग। मरने के बाद उनकी सारी अच्छाइयां सामने आ रही है। तो वही चीज है कि यही हिस्टोरियंस ने किया था। कबीर जी की डेथ के बाद उनके जितने भी आर्टिकल्स थे, उनकी जितनी भी सेइंग्स थी, उनके जितने भी डायलॉग्स थे, उन सारे डायलॉग सेइंग्स और उनके सभी चीजों को उन्होंने कंपाइल किया, और सारी चीजों को कंपाइल करके उन्होंने फिर उनको अलग अलग शेप दिए, डिवाइड करके, क्लासिफाई करके। आप कहोगे सर वो कबीर जी के द्वारा कही गई बातें उन्होंने निकाली कहाँ से? भाई कबीर जी के जमाने की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल थी, ठीक है, उन्होंने उनको टटोला, उन्होंने उनको खंगाला, कैलकुलेट किया। आफ्टर दैट उन्हीं मैन्युस्क्रिप्ट से उन्होंने अलग अलग कबीर जी की अलग अलग कॉम्पोजिशंस निकाल के उनको कंपाइल किया, और कंपाइल करके प्रेजेंट कर दिया पब्लिक के सामने कि ये थे कबीर जी। अब आप इंटरप्रेट कर लो। तो आई थिंक फॉर टुडे इट इज सम मोर देन एनफ, एंड नाउ द टॉपिक